हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एडवर्टेरिया करंट यानी कि एस्पेडी करंट और ल्यूसेंट का क्यूज डिस्कशन करेंगे। इसमें हम पहले एक वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आज हम दूसरा वीडियो स्टार्ट करेंगे और इसका जो होमवर्क दिया जाता है आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम में दिया जाता है। यदि आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो के आप इसका होमवर्क पूरा करें। तो आज हम देर ना करते हुए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले हम एडवर्टेरिया का दूसरा सेट स्टार्ट करते हैं। तो बोलिएगा, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है अनुच्छेद 15, 16, 19, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी होगा। देखिए, भारत यानी कि मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को 5 प्रकार के है: 15, 16, 19, 29 और 30। 15, 16, 19, 29 और 30। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है निम्न में से विचार कीजिए। अब कह रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? आपको बोलना है, 3 गो है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, नहीं, बिल्कुल गलत होता है। 6 वर्ष का होता है, इसलिए गलत है। नेक्स्ट में बोला है कि राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है। ये क्या है? बिल्कुल गलत है। राज्यसभा सदस्यों के उम्र 30 वर्ष होना चाहिए। सदस्य का राज्यसभा का ऐसे कोई यानी कि कार्यकाल नहीं है। राज्यसभा स्थायी सदन है, लेकिन राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का? 6 वर्ष का। उसके बाद नेक्स्ट में दिया हुआ है कि राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 प्रति यानी कि 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पदमुक्त होते हैं। ये क्या है? ये भी गलत है। एक कह रहा है कि राज्यसभा स्थायी सदन यहाँ पर सही है, लेकिन इसका 1/4 सदस्य बोला है। एक कितना होगा? 1/3 होगा। 1/3 सदस्य प्रति दूसरे साल पदमुक्त हो जाएंगे। और तो इसमें कौन हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। धन विधेयक को राज्यसभा में कितने दिन तक रोका जा सकता है? 14 दिन तक। 14 दिन तक। ऐसे देखिए, धन विधेयक को कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में किया जाता है, लेकिन यहाँ कह रहा था कि राज्यसभा में अधिकतम कितने दिन रोक सकता है? वो 14 दिन रोक सकता है। ऐसे धन विधेयक का किस अनुच्छेद में वर्णित है? 110 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह क्या होगा? तो 2 को दिया हुआ आकार उपयुक्त में से कौन सही है? तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, भारत राज्य क्षेत्रों में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता हो रहा हो। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट की बात करते हैं। कह रहा है उसकी आयु कम से कम 35 हो। तो ये क्या है? गलत है। देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कोई आयु का जिक्र नहीं है। और बात करते हैं वर्तमान में उच्च न्यायालय के, तो वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है और 25वां उच्च न्यायालय कौन है? अमरावती। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ है। सबसे पहले 3 उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। 1862। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वित्तीय आपात घोषणा का अनुमोदन करने के संकल्प सदन के दोनों सदनों के द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? 2 माह के भीतर। कितने माह के भीतर? 2 माह के भीतर होना चाहिए। बिल्कुल सही। और वित्तीय आपात की बात करेंगे तो वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में वर्णित है? वित्तीय आपात 360 सही बोल रहे हैं। और राष्ट्रीय आपात 352, लेकिन राष्ट्रपति शासन कहेगा 356। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 1963। बात करते हैं, देखिए लोकसभा में सबसे पहली बार अविश्वास प्रस्ताव सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के प्रति लाया गया था। किनके प्रति लाया गया था? जवाहरलाल नेहरू के प्रति लाया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान के लिए किस अनुच्छेद में वो बंद किया गया है? 37। इसमें 37। ऐसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन कहाँ से कहाँ किया गया? 36 से 51 में किया गया है। आप भी उधर से बोलिएगा ऑडियंस के रूप में, ठीक है ना? तो बोलिएगा 36 से 51। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलैया समिति का संबंध कर सुधार से, बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ पर पूछा गया चलैया समिति का गठन कब किया गया? 1991। आपको बोलना है, उधर से भी बोलिएगा। आप कैमरा में नहीं आना चाहते हैं, इसका मतलब आप आंसर नहीं बोलिएगा, आप भी आंसर बोलिएगा, ठीक है ना? चला,
निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? भूरी क्रांति। तो कुछ क्रांति की बात कर लेते हैं। तो हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न से। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से। लाल क्रांति का संबंध टमाटर से। बादामी क्रांति का संबंध मसाला से। रजत क्रांति का संबंध अंडा से। रजत क्रांति का अंडा से। और श्वेत क्रांति दूध से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? कर रहा है एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे क्या यानी कि किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? हॉट मनी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि गन्ना का उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP अनुमोदित करता है। तो कौन करता है? आर्थिक मामलों पर हाँ कैबिनेट समिति करता है। आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। याद रखिएगा, गन्ना वाला ऐसे नहीं लगा दीजिएगा कृषि लागत वाला, याद रखिएगा। हाँ नेक्स्ट एकदम जरूर याद रखिएगा, गन्ना का जो उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP जो अनुमोदित करता है आर्थिक मामले पर कैबिनेट समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो ऐसे गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। और असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? हम ऑप्शन देते हैं, आप बोलिएगा। असहयोग आंदोलन में कौन कार्यक्रम शामिल नहीं है? तो सरकारी पदों का त्याग शामिल था, बिल्कुल था। ठीक। विदेश माल का बहिष्कार शामिल था, बिल्कुल शामिल था। उसके बाद अदालतों पर यानी कि अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार ये शामिल था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट ऑप्शन सरकारी वाहनों से यात्रा पर पाबंदी ये शामिल था, नहीं था। तो हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन की। तो असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1920 में हुआ था। 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन की बात करेंगे तो असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था लेकिन समाप्त 1922 में हो गया था। समाप्त होने का कारण था कि देखिए चौरा चौरी कांड हुआ था गोरखपुर में। चौरा चौरी नामक स्थान पर हुआ था क्या कि एक थाना था, उसमें क्या था कि एक सिपाही यानी कि 20 सिपाही और एक थानेदार, 20 सिपाही और एक थानेदार यानी कि 21 को थे। और उसमें क्या किया था? यानी कि आग लगा दिया था, यानी कि जला दिया था, जिसके कारण सभी को मृत्यु हो गया। तो गांधी जी एकाएक आए, उसके बाद असहयोग आंदोलन को क्या किए? वापस ले लिए। असहयोग आंदोलन का स्थापना 1920 में और वापस कब लिया गया? 1922 में। क्यों लिया गया? चौरा चौरी कांड। चौरा चौरी कांड यानी कि चौरा चौरी घटना जो हुआ था कहाँ हुआ? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, 5 फरवरी 1922 में। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे। दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? दांडी मार्च की समाप्ति कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। देखिए दांडी मार्च की समाप्ति 6 अप्रैल 1930 को हुआ था, लेकिन शुरुआत कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च का समाप्ति पूछेगा तो 6 अप्रैल 1930, लेकिन स्थापना यानी कि शुरुआत बोलेगा तो 12 मार्च 1930। कितना दिन चला था? तो 24 दिन। कितना दिन चला था? 24 दिन चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो गांधी जी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। तो ऑप्शन हम पढ़ते हैं। चौरा चौरी घटना 5 फरवरी 1922 को हुआ था, बिल्कुल सही है। यानी कि चौरा चौरी घटना 5 फरवरी 1922 को हुआ था। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करेंगे कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था, ये भी सही हुआ। तब गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं कि पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था, ये भी सही है। तो नेक्स्ट ऑप्शन बोलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942 को हुआ था। 23 मार्च 1942 को हुआ था, ये बिल्कुल गलत है। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त या 9 अगस्त, 8 अगस्त या 9 अगस्त देता है। तो 9 अगस्त कहीं कहीं रहेगा, कहीं कहीं 8 अगस्त, दोनों में रहता है। तो 8 अगस्त या 9 अगस्त 1942 को यानी कि हुआ था, लेकिन यहाँ पर 23 मार्च दिया होता है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। देखिए गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। पहला हुआ था 30 में, दूसरा कितना में हुआ था जी? 31 में, तीसरा 32 में। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे? B.R. अम्बेडकर भाग लिए थे, सप्रू भाग लिए थे, सरोजिनी नायडू भी भाग लिए थे, है ना। और गांधी जी, मात्र गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे जो 1931 में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आजाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में
स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार का गठन कब किया? तो इसका सही आंसर बताइए। 21 अक्टूबर 1900 सही है 1943। 21 अक्टूबर 1943। 21 अक्टूबर 1943 याद रखना है। छोटा डेट भी देखिए, अब जनरल कंपटीशन थोड़ा सा छोटा डेट भी पूछ रहा है तो हमको फर्ज है, थोड़ा टफ बना देता है। हाँ तो थोड़ा सा हमको फर्ज है कि छोटा डेट भी याद रखना है। तो बोलना है कि आजाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया? 21 अक्टूबर 1943 में। 21 अक्टूबर 1943। देखिए सबसे पहले देखिए सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे तो सुभाष चंद्र बोस इनकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भी अध्यक्षता किए थे। 1938 के हरिपुरा में अध्यक्षता किए थे न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, यानी कि 1938 में हरिपुरा अधिवेशन जो हुआ था 1938 में, इसके अध्यक्षता किए थे सुभाष चंद्र बोस किए थे। लेकिन फिर 1939 में जो फिर यानी कि फिर जब निर्वाचन हुआ यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यानी कि त्रिपुरी अधिवेशन, इसमें भी भाग लिए थे सुभाष चंद्र बोस। त्रिपुरी अधिवेशन में भी भाग लिए थे। तो गांधी जी क्या किए थे जानते हैं? इनके विपक्ष में खड़ा किए थे पटाभी सीतारामैया को। तो गांधी जी पटाभी सीतारामैया को खड़ा इसलिए किए थे कि सुभाष चंद्र बोस हार जाएंगे, लेकिन जब चुनाव हुआ तो सुभाष चंद्र बोस जीत गए और हार गए पटाभी सीतारामैया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जरूर सीतारामैया हारे थे पटाभी सीतारामैया, लेकिन ऐसे कहा जाता है पटाभी सीतारामैया नहीं बल्कि गांधी जी का हार हुआ है कि ना? तो यानी कि क्वेश्चन पूछता है कि 1939 में जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था उसमें यानी कि सुभाष चंद्र बोस के विपरीत में कौन खड़ा थे? पटाभी सीतारामैया। किसने खड़ा किए थे? गांधी जी। तो जीत तो गए जरूर यानी कि सुभाष चंद्र बोस, लेकिन गांधी जी के बाद यानी कि गांधी जी के द्वारा बहुत टॉर्चर किया जाने लगा। बहुत टॉर्चर किए जाने के कारण फिर सुभाष चंद्र बोस क्या किए? यानी कि इस्तीफा दे दिए। यही इस्तीफा दे दिए, उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किए और उसके बाद त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता फिर बाद में राजेंद्र प्रसाद की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसने किए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कराया सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। तो सती प्रथा का उन्मूलन 1829 के नियम 17 द्वारा 1829 के नियम 17 के द्वारा 1829 के नियम 17 के द्वारा, ठीक है ना? सबसे पहली बात सती प्रथा होता था क्या? सती प्रथा होता था कि पति के मृत्यु के बाद पत्नी को उसी चिता में जला दिया जाता था। ये सब प्रथा सही नहीं था, नहीं था, गलत था। जिसके कारण उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहायता से यानी कि राजा राम मोहन राय के लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहायता से किसने किए थे? राजा राम मोहन राय लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहायता से ये समाप्त किए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है बहाबियों के आंदोलन को चलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? एल्गिन प्रथम। बहाबियों के यानी कि बहाबियों के विद्रोहियों को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? एल्गिन प्रथम। तो देखिए एल्गिन प्रथम का जो शासनकाल था 1862 से 1863। एल्गिन प्रथम का शासनकाल क्या था? 1862 से 1863। फर्स्ट ऑप्शन की बात करेंगे तो कह रहा है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का जो शासनकाल था 1844 से 48। 1844 से 48 और एल्गिन प्रथम का शासनकाल कब से कब था? तो 1862 से 1863। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है सर लॉरेंस। तो सर लॉरेंस का जो शासनकाल था 1864 से 69। 1864 से 69। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है नाथ ब्रुक। नाथ ब्रुक का जो शासनकाल दिया था 1872 से 76। ब्रुक 72 से 76। नॉर्थ ब्रुक था 72 से 76। ऐसे देखिए हम एक वीडियो जिसमें हम जितना भी गवर्नर जनरल है उसका शासनकाल दूसरे का 10 से 16 था ना? हाँ सही है। चला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिपक्षीय, हाँ पानी प्यास लगेगा तो पी सकते हैं, ठीक है ना? टेंशन लेके नहीं पढ़ना है। पीना है मनोहर जी? आप साइड में पीजिएगा, उसको दीजिए ज्यादा थोड़ा पानी। टेंशन नहीं लेके पढ़ना है, ठीक है ना? अभी पीजिएगा। चलिए हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है जी? कर रहा है त्रिपक्षीय संघर्ष निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं था? पल्लव। तो ऑप्शन में दिया हुआ है पाल, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पल्लव। कौन शामिल नहीं था? पल्लव नहीं शामिल था। शामिल कौन था? तब PBR याद रखिएगा।
पाल प्रतिहारा और राजपूत। राजकोट। पीपीआर पाल प्रतिहारा और राजपूत। राजपूत। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात कर लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इनमें शवों को सिर किस दिशा में, उत्तर दिशा में। सबको उत्तर दिशा में। सब मैंने जाना है ना, हाँ। सब मैंने मरा हुआ व्यक्ति। हाँ, मरा हुआ व्यक्ति। चला नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में विभाजित हो गया था? चतुर्थ बौद्ध संगीति में। किस संगीति में? चतुर्थी बौद्ध संगीति, जो कुंडलवन कश्मीर में आयोजित हुआ था शताब्दी के, यानी कि प्रथम शताब्दी में आयोजित हुआ था, है ना। और कनिष्क के शासनकाल में। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं ऑडियंस के तरफ से। और बात करते हैं, देखिए 4 बौद्ध संगीति हुआ था। पहला बौद्ध संगीति 483, दूसरा 383, तीसरा 255, 255, हाँ 55 याद रखिए, 255, और चौथा हुआ था ईस्वी के प्रथम शताब्दी में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, कहा महावीर स्वामी ने, यानी कि महावीर स्वामी ने किस नदी के तट पर कैवल की प्राप्ति हुआ? रिजु पालिका। ऐसे देखिए, कैवल का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति। कैवल का मतलब क्वेश्चन पूछ देता है ऐसे कि कैवल का संबंध किस धर्म से? तो जैन धर्म। कैवल का संबंध जैन धर्म से। और बोलना है कि महावीर स्वामी जैन धर्म के कै में तीर्थकर थे? 24वें तीर्थकर थे। ऐसे देखिए, जैन धर्म के संस्थापक किन्हें माना जाता है? ऋषभदेव को माना जाता है। लेकिन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। किन्हें माना जाता है? महावीर स्वामी को माना जाता है। देखिए, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? बोलिए। 540 ईस्वी पूर्व। सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। 540 कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। देखिए, अच्छा महावीर की बात कहने हाँ, महावीर के जन्म जो हुआ था 540 और मृत्यु हुआ था 468 में। हाँ 68 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पे? हाँ, अब बात करते हैं आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो बोलना है कौन है? मखलीपुत्र गोसाल है। मखलीपुत्र गोसाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? शाहजहां के। इसलिए कहा जाता है स्थापत्य कला का स्वर्ण काल क्योंकि इनके समय में बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े इमारत बनाया गया था। और बात करते हैं जहांगीर को, तो जहांगीर को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर की बात करेंगे तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? मुगल काल में मुहतसिब कौन था? तो आचरण अधिकारी था। मुगल काल में मुहतसिब कौन था? आचरण अधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, दीवाने आज किस विभाग से संबंधित था? सैन्य विभाग से। किसने स्थापित किया था? बलवान। किसने स्थापित किया था? बलवान। सीताबाई बोस किसने स्थापित किया था? किसने? बलवान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा है कि दशावन यानी कि बसावन और दशावन किस शासक के दरबारी चित्रकार था? अकबर। अकबर के। किसके? अकबर के। और हुमायूं की बात करेंगे तो हुमायूं का अर्थ ऐसे होता है भाग्यशाली, लेकिन नाम से जरूर भाग्यशाली है, लेकिन इसका विपरीत थे। हुमायूं ज्यादा ज्योतिषी पर विश्वास करते थे। हुमायूं किस पर ज्यादा विश्वास करते थे? ज्योतिषी पर। ये जो थे न कि सप्ताह में 7 दिन अलग अलग कपड़ा के पहनते थे। अलग अलग कपड़ा पहनने का रीजन था कि ज्योतिष पर विश्वास करते थे। ये सोचते थे कि कौन दिन मेरा भाग बदल जाएगा, कौन कपड़ा पहनने रहेंगे कि कौन दिन मेरा भाग बदल जाएगा, अच्छा दिन रहेगा, यानी कि इसलिए ही 7 दिन अलग अलग कपड़ा पहनते थे। कौन? हुमायूं। और हुमायूं की बात करेंगे तो हुमायूं का मृत्यु हुआ था दिल्ली के पुस्तकालय दीनपनाह पुस्तकालय से सीढ़ी पर से गिर के हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 1556। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। अब सुमेलित नहीं है जो बताते हैं, सुमेलित है जो आपको बताना है। नरौरा कहाँ है जी? उत्तर प्रदेश। सही है, बिल्कुल सही है। कुडनकुला कर्नाटक में है, तमिलनाडु। गलत हो गया, यानी कि कुडनकुला तमिलनाडु में। काकरापारा गुजरात, सही मिला हुआ है। तारापुर महाराष्ट्र में, ये भी सही हुआ। तो गलती कौन है? यानी कि कुडनकुलन यहाँ कर्नाटक दिया हुआ है, गलत है, तमिलनाडु होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब यहाँ पर दिया हुआ है 38वीं समानांतर रेखा किन दो देश के मध्य है? तो उत्तर बोलेगा कोरिया, उत्तर उत्तर कोरिया कोरिया, और दक्षिणी उत्तरी कोरिया। कोरिया, दक्षिणी कोरिया। तो कुछ रेखा की बात कर लेते हैं, जैसे में 49वीं समानांतर रेखा USA यूएसए कनाडा। 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 17वीं की बात करेंगे तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी दक्षिणी वियतनाम, वियतनाम। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी दक्षिणी वियतनाम। 49वीं की बात करेंगे तो यूएसए कनाडा। कनाडा। 24वीं की बात करेंगे तो भारत और पाकिस्तान। रेड क्लिप की बात करेंगे तो भारत और पाकिस्तान। रेड क्लिप की बात करेंगे तो भारत और पाकिस्तान। मैकमोहन की बात करेंगे तो भारत भारत और और चीन। चीन। मैकमोहन की बात करेंगे भारत, तो चीन। तो चीन। और डुरंड डुरंड रेखा की बात करेंगे। भारत देखिए, अफगानिस्तान। डुरंड रेखा दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। डुरंड रेखा किन के बीच खींचा गया था? भारत और पाकिस्तान के एगो बीच बोल खींचा गया था। एगो बोलेगा नहीं कि डुरंड रेखा किन के बीच है, तो अभी है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। लेकिन उस समय खींचा गया था भारत और अफगानिस्तान और भारत। भारत उस समय पाकिस्तान भारत का हिस्सा माना जाता था, हाँ, तो पहले खींचा गया था अफगानिस्तान और भारत। लेकिन डुरंड लाइन किन दो देश के बीच है? तो अभी है अफगानिस्तान और पाकिस्तान। पाकिस्तान। और बात करते हैं कुछ और रेखा की, तो कुछ भी रेखा बोलिए। मेन जैसे रहीम। मेन रहीम की बात करते हैं तो रूस फिनलैंड। रूस फिनलैंड। मेन रहीम रूस रूस और फिनलैंड। फिनलैंड। और उसके बाद बात करते हैं मैगिनोट तो जर्मनी फ्रांस। फ्रांस। मैगिनोट की बात करेंगे तो जर्मनी, फ्रांस। जर्मनी फ्रांस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है, तो आपको बोलना है कि अच्छा ईंधन का गुण कौन नहीं है। ईंधन का उसमें मान उच्च होना चाहिए। सही है। सही है। जलने पर नेक्स्ट ऑप्शन, जलने पर ज्यादा से ज्यादा अवशिष्ट हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए। नहीं, नहीं। अच्छा गलत है। ईंधन का उदाहरण है ये? नहीं है। नहीं, ये गलत हो जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। लेकिन आओ नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। ईंधन का प्रज्वलन ताप ना तो कम ना तो ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल ये भी सही है कि गलत है? सही है। सही है। इनमें से सभी, तो इनमें से कौन गलत था? तो जलने पर ज्यादा यानी कि अवशिष्ट हानिकारक गैस उत्पन्न करेगा, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मिलान करने के लिए, तो मिलान कीजिए। विटामिन B7 बाल का झड़ना, विटामिन B7। यदि जिनका बाल झड़ रहा है तो विटामिन B7 का यूज कीजिए। B7 में क्या क्या आ जाएगा? जैसे में आप दूध भी खा सकते हैं, मांस भी खा सकते हैं। इस खट्टा चीज भी। खट्टा चीज विटामिन सी होता है, ठीक खट्टा है के लिए ना? विटामिन सी खट्टा सी या खट्टा में विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है ना? बाल के लिए ऐसे देखिए, दूध और मांस मछली जो हो गया ना, ये सब लगभग चीज में यानी कि उपयोग है। बहुत चीज जैसे में विटामिन पपीता सी। भी हो गया, हाँ, पपीता लगभग वगैरह इसमें सब पाया पाया जाता है। जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन की बात करेंगे। कहा विटामिन B12, तब विटामिन B12 यानी कि पर्णाशी अरक्ता होना। विटामिन B12 पर्णाशी अरक्ता होना। उसके बाद बोला विटामिन E। विटामिन E कौन सी हो जाएगा? बंझापन हो जाना। और देखिए विटामिन ई जो ज्यादा पाया जाएगा अंकुरित अनाज में, अंकुरित अनाज में, अंकुरित उसको अनाज कर यानी कि अनाज को अंकुरित करके खाइए, विटामिन ई भरपूर मिलेगा। उसके बाद बात करेंगे विटामिन के, तो विटामिन के का कौन हो जाएगा? रक्त का थक्का जमने में हो जाएगा विटामिन के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? इसका सही आंसर गैलेक्टिक इकाई हो जाएगा। तारों की दूरी को कितना? थोड़ा सा आप इधर आ जाइए ताकि आप चलिए थोड़ा सा इधर आ जाओ ना। चलिए आगे बोलना है। निम्नलिखित में कौन सा रोग पुरुष की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता? बंधता। इसको कलर ब्लाइंड करते हैं। बंधता होता है ना, जिसमें का मतलब लाल और हरा में डिफरेंट होता है, यानी कि लाल हरा दिखेगा, हरा लाल दिखेगा, तो बंधता जिसको आप हाँ कलर ब्लाइंडेड कहते हैं। और इसमें होता है क्या, देखिए इसमें होता है क्या कि ये जो महिला होते हैं ना, महिला उनमें बहुत कम होता है कलर ब्लाइंडेड, लेकिन ये जो गुण का ट्रांसफर करते हैं महिला के द्वारा ही ट्रांसफर होता है, महिला के ही द्वारा ट्रांसफर होता है। लेकिन ये जो रोग उत्पन्न होगा पुरुष में ज्यादा होगा। ट्रांसफर किसके द्वारा होगा? महिला के द्वारा होगा, लेकिन होगा सबसे ज्यादा पुरुष में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, करा हेमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? ऑक्सीजन का। हेमोग्लोबिन किसका वहन करेगा? ऑक्सीजन का। हेमोग्लोबिन खून का रंग जो लाल होता है किसके कारण होता है? हेमोग्लोबिन के कारण होता है। हेमोग्लोबिन के कारण होता है। और हेमोग्लोबिन का बात करते हैं तो हेमो का और ग्लोबिन, हेमो का अर्थ क्या होता है? हेमोग्लोबिन हिम हाँ आयरन की मात्रा। रुके ना। हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है। हिम का मतलब
लोहा होता है। आयरन। यानी कि हीमोग्लोबिन, यानी कि ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है और हीम का मतलब लोहा होता है शायद, थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा और करा किसी पदार्थ के एक अन्य अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा कहा जाता है। कौन उष्मा बोला जाता है? गुप्त उष्मा। और सबसे ज्यादा जो जलन होता है गुप्त किस होता है? उष्मा। गुप्त उष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा निम्नलिखित कोशिका अंगों में किस न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो कौन नहीं पाया जाएगा? जीव द्रव में नहीं पाया जाता है। और जीव द्रव का खोज किसने किया था? पुरकिंजे किया था। किसने किया था? 1839 में पुरकिंजे किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा निम्नलिखित में कौन विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है, ऑप्शन में बोलिए। मछली का तेल, पालक, आम, जंतु के गुर्दे एवं यकृत। कौन? जंतु के गुर्दे यकृत नहीं है। नहीं है, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा डिस्कशन ना करते हुए, क्या कि ढेर सारा और करवाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मिलान करने के लिए बोला है प्रतिरोध। प्रतिरोध किसमें मिलेगा? ओम में। ओम में। प्रतिरोध ओम। विद्युत धारा एम्पियर। विद्युत धारा एम्पियर। बल बल न्यूटन और पावर वाट। पावर वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। धातु में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन है? लिथियम। धातु में सबसे कम घनत्व वाला लिथियम। लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो बात करेंगे तो ऑप्शन बोलते हैं यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें यानी कि क्या करा है? लोचदार गुण होते हैं। सही है, बिल्कुल सही है। ये सही है ना? हाँ। ये सही है और बाकी सब गलत होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से तय करता है। क्या तय करता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या। यानी कि किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से क्या तय करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन। देव प्रयाग निम्न में से नदियों में संगम पर स्थित है। देव प्रयाग भागीरथी नदी पर। यानी कि देव प्रयाग अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी। देव प्रयाग बोलेगा तो अलकनंदा और भागीरथी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ऐसे अब डिस्कशन हम और कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा भी टाइम को मैनेज करते हुए चल रहे हैं ताकि जितना होमवर्क दिया हुआ है 2 से 3 दिन में हम कर लेंगे मैनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है निम्नलिखित में किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन में दिया हुआ छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। मध्य प्रदेश। इसमें कौन हो जाएगा? मध्य प्रदेश। बीचों बीच से गुजरेगा मध्य मध्य प्रदेश से। ऐसे कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरता है? 8 8 राज्य से। मैप में दिख रहा है। मैप में देखिए पहले गुजरात से गुजरेगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कितने राज्य से गुजरेगा? 8 राज्य। लेकिन बीचों बीच से मध्य मध्य प्रदेश। मध्य माने ऐसे भी बीच, मध्य प्रदेश, बीचों बीच मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा निम्नलिखित में कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाया जाएगा? उष्णकटिबंधीय में। वर्षा वन में। यानी कि किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाया जाएगा? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। बिल्कुल सही बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? अब सुमेलित है जो आप नहीं है जो आपको बोलना है। तब बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश है। ठीक है। ये सही है ना? ठीक। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात है। गलत है। गलत है। रोहिल्ला हिमाचल प्रदेश। अच्छा। रोहिल्ला हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर दिया हुआ है रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात है, गलत दिया हुआ है रोहिल्ला हिमाचल प्रदेश में। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक है। सही है, बिल्कुल सही है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा है। सही है, बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में यानी कि कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? शीत नहीं है यानी कि गर्म की बात करा तो ऑप्शन देते हैं वेनेजुएला, हम्बोल्ट, अगुलहास, लेब्राडोर। तो कौन शीत नहीं होगा? अगुलहास है ना जो गर्म है। और अगुलहास कहाँ पड़ता है? हिंद महासागर। अगुलहास कहाँ पड़ता है? हिंद महासागर में। और अटलांटिक की बात करेंगे, अटलांटिक की ठंडी जलधारा की बात करेंगे तो आज रखेगा फोक लेबे यानी कि फो से फॉकलैंड की धारा, फोक लेबे ले से लेब्राडोर, फोक लेबे से वेनेजुएला की धारा, कप से करनारी की धारा। ये सब ठंडी जलधारा है और अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है? आधी कर सकते हैं, ठीक है ना? टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ,
निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कावेरी कहा जाता है? ऑडियंस वाले बताइएगा। कावेरी कावेरी कहा जाता है। और दक्षिण भारत की गंगा कहेगा कावेरी। कावेरी, लेकिन दक्षिण भारत के गंगा गोदावरी। कहेगा। गोदावरी। दक्षिण भारत के गंगा गोदावरी। गोदावरी, लेकिन दक्षिण भारत की लगा देगा तो कावेरी। कावेरी। नेक्स्ट लंबाई क्वेश्चन 800। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रशांत महासागर क्षेत्रों में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन दिया है भूकंप और ज्वालामुखी, सही है। जंगल की आग, तूफान। कौन कौन होगा? भूकंप और ज्वालामुखी। बिल्कुल सही, भूकंप और ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? बोलते हैं ऑप्शन। टकला मकान चीन में है, चीन में है, हाँ। सही है, टकला सही मकान है। चीन में है। थार भारत में है, सही है। है। अटकामा मरुस्थल चिली में है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। गिब्सन अफ्रीका में है, नहीं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में। तो यही गलत है, गिब्सन जो दिया हुआ अफ्रीका में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में। में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। आप बहुत खुश दिख रहे हैं ऑडियंस के रूप में। चलिए, सब रीजन सबको नहीं बताया जा सकता। सही बात है, सब रीजन सबको नहीं बताया जा सकता है। चला आगे देखिए। जो स्टूडेंट कैमरा की नजर में नहीं आइएगा तो देखिए उधर बेंच बिछा हुआ है, आप बैठ सकते हैं। चला, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है देखिए 49 नंबर, तेजी में अब इसको समाप्त करते हैं। कह रहा है प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक या व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार हो जाना, यही कहलाएगा क्या? यानी कि घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन। न्यूनतम समर्थक मूल्य, जो आप बोल रहे थे एमएसपी के बारे में, निम्नलिखित में यानी कि कथन पर विचार की कौन कौन सही है जो बोलना है। यानी कि न्यूनतम समर्थक मूल्य एमएसपी के बारे में निम्नलिखित में कौन यानी कि कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि कौन सही है जो बोलिएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, न्यूनतम समर्थक मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा यानी कि प्रस्तावित की जाती है, बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है न्यूनतम समर्थक मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाता है, ये भी सही है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कल एक क्वेश्चन आप पूछे थे, लगता है कि राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितना है, तो हम 12 बोले थे, तो 12 बिल्कुल सही था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब देखिए यहाँ पर थोड़ा स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है, हम इसको पूछ लेते हैं, ठीक है। तो योग दर्शन के पतंजलि, न्याय के गौतम, संख के कपिल, संघ के कपिल, चवार्क के चवार के, वैश्विक के वैश्विक कनाड, वैश्विक के उलुक या कनाद दोनों देता है। और पूर्व मीमांसा के जैमिनी, पूर्व मीमांसा, जैमिनी, उत्तर मीमांसा, बादयान, उत्तर मीमांसा, बादयान, उत्तर मीमांसा, बदरंट। उसके बाद नीचे दिया हुआ है विभिन्न संप्रदाय एवं उनके संस्थापक। तो हम संप्रदाय बोलेंगे, आप संस्थापक बोलना है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मकलिपुत्र गोसाल। उसके बाद बोलना है अन्य शेरवादी के संजय बैठलीपुत्र है, संजय बैठलीपुत्र है, यानी कि अन्य शेरवादी के बोलेगा तो कौन हो जाएगा? संजय बैठलीपुत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिकवादी के बोलेगा तो कौन हो जाएगा? तो भौतिकवादी को हो जाएगा पकुद कच्छयायन हो जाएगा, पकुद कच्छयायन हो जाएगा। उसके बाद घोर अक्रियवादी के बोलेगा तो पूरन कश्यप। तो ये दूसरा सेट समाप्त हुआ। कल जो हम होमवर्क डालेंगे आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम में, तीसरा सेट इसे डाल देंगे। अब हम बात करते हैं ल्यूसेंट। कल जो हुआ था ल्यूसेंट में यानी कि मेडिवल हिस्ट्री में यानी कि मध्यकालीन भारत में कौन कौन हुआ था? मोहम्मद गजनी के बारे में बोले थे, उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम, उसके बाद मोहम्मद गौरी के बारे में। आज जो होमवर्क दिया हुआ है गुलाम वंश। कौन दिया हुआ है? गुलाम वंश। थोड़ा पानी उनी पी लीजिए, अब गुलाम वंश स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बात गुलाम वंश की बात करेंगे। हम पहले थोड़ा सा पानी पी लेंगे, उसके बाद बात करेंगे। वो ऑडियंस के रूप में इसलिए बैठे हैं कि हंस भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कैमरा उधर भी घुस सकता है कभी कभी, चला ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं गुलाम वंश। तो पहले हम पूछ ले कि डिस्कशन करें? पूछ लीजिए। पहले हम पूछ लेते हैं, उसके बाद हम इसका जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट रहेगा उसका डिस्कशन करेंगे। तो बोलना है जी गुलाम वंश की स्थापना कब हुआ? 1206 में। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी मोहम्मद गौरी का। आगे बोलना है जी
कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राजाभिषेक कब किया था? 24 जून 1206 को। बिल्कुल सही, 24 जून 1206 को। और बोलना है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? लाहौर में। लाहौर बनाया था। उसके बाद बोलना है कुतुब मीनार का नींव किसने डाला था? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद बोलना है दिल्ली का कुतुब इस्लाम मस्जिद किसने बनाया था? ऐबक बनाया था। उसके बाद बोलना है कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? ऐबक। एक 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद था, ठीक है ना। और उसके बाद बोलना है कुतुबुद्दीन ऐबक को यानी कि लाखों का दान देने के कारण इन्हें क्या कहा जाता था? लाख बख्श कहा जाता था। उसके बाद बोलिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय कुतुब मीनार का केवल पहली मंजिल बना था, लेकिन इल्तुतमिश ने कितना फीट 4 यानी कि 4 मंजिल बनाया था? 225 फीट। 25 फीट 225 फीट। ऐसे मीटर में लीजिएगा ना, मीटर में लीजिएगा तो 72.5 मीटर है, 72.5 मीटर है। इसका हम डिस्कशन अभी करेंगे। और जब चौथी मंजिल नष्ट हो गया था तो फिरोज शाह तुगलक 2 मंजिल बनवाया था और पांचवी मंजिल हो गया था। और इस जब बना था 9 फीट बढ़कर 234 फीट हो गया था। कोई दिक्कत नहीं, आप आ जा सकते हैं, ऑडियंस के रूप में भी बैठ सकते हैं। थोड़ा सा आइए, चलिए टेक्निकल टीम अपने काज पे लगे हुए हैं, तो हम आज आगे और बताइएगा। तो बोलिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? ध्वस्त किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। किसने किया था? बख्तियार बख्तियार खिलजी खिलजी ने ने किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुआ था? 1210 में। कैसे हुआ था? क्योंकि चौरान खेलते समय चौरान खेलते समय घोड़े से गिर गया था। हुए, सही है। तो आगे बोलना है, आपको ये बोलना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी फिर कौन बना था? ये तो बना राज्य सुल्तान ने। कुतुबुद्दीन ऐबक के आराम से बना था। आराम से आया, आराम से गया, यानी कि 8 महीना 8 महीना तक वो गद्दी पर यानी कि शासन किया। शासन किया। उसके बाद कौन आएगा? इल्तुतमिश आएगा। कब आया था? 1211 में। कंफर्म। 8 साल। उसके बाद बोलिएगा इल्तुतमिश तुर्कमेनिस्तान का कौन तुर्क था? इल्वरी तुर्क था। इल्वरी तुर्क के नाम से जाना ही जाता है। बिल्कुल सही है। और उसके बाद बोलिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय ये कहाँ के गवर्नर था? बदायूं का। कहाँ के गवर्नर? बदायूं का गवर्नर था। तो हम यहाँ पर हम इल्तुतमिश तक आ गए, तो हम पहले कुछ कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद हम इल्तुतमिश के बारे में जाएंगे। तो हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में यानी कि चर्चा करने यानी कि करते हैं। कुछ उधर से बोलना है ऑडियंस के तरफ से, किन्हीं को नहीं, तो हम स्टार्ट करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करेंगे तो गुलाम वंश के स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किए थे। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक किए थे। गुलाम वंश को हम और कई नाम से जाना जाता है। गुलाम वंश को हम इल्वरी वंश भी कहते हैं। गुलाम वंश यानी कि गुलाम वंश को हम दास वंश भी कहते हैं। गुलाम वंश को हम ममलुक वंश भी बोलते हैं। तो आपको बोलेगा कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन हो सकता है क्वेश्चन में दे दे कि दास वंश की स्थापना किसने किया था। आप तो सोचिएगा कि गुलाम वंश के हम जानते हैं, दास वंश के तो जानवे नहीं करते। तो इसलिए जानिएगा कि गुलाम वंश को अन्य नाम से जाना जाता है। गुलाम वंश को अन्य नाम से जाना जाता है, ममलुक वंश, दास वंश, इल्वरी वंश, ठीक है ना। तो इल्वरी वंश के भी बोलेगा कि स्थापना किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करेंगे। तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक के जो वंशज थे तुर्कमेनिस्तान के थे। कहाँ के थे? तुर्कमेनिस्तान के। कुतुबुद्दीन ऐबक के वंशज तुर्कमेनिस्तान के थे, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक को इनके वंशज के द्वारा क्या किया गया था? बाजार में बेच दिया गया था। क्या किया गया था? बाजार में बेच दिया गया था। लेकिन ईरान जो अभी बोलते हैं उस समय फारस बोला जाता है। वहाँ के काजी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद लिया और अपने पुत्र की तरह उसे यानी कि पाला पोसा, घुड़सवारी सिखाया, धनुर्विद्या सिखाया, यानी कि अपने पुत्र की तरह उसे पाला। किसे पाला? कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है ना।
उसके बाद होता क्या है, कुछ समय बीतता है, काजी का मृत्यु हो जाता है। क्या हो जाता है, जो फारस के जो काजी खरीदा था कुतुबुद्दीन ऐबक को, यानी काजी का मृत्यु हो जाता है। उसके बाद होता क्या है कि काजी का जो पुत्र रहता है ये क्या करता है, काजी का जो पुत्र रहता है ये कुतुबुद्दीन ऐबक को ये बाजार में बेच देता है। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक बिकता हुआ मोहम्मद गौरी के पास जाता है, यानी कि फिर से मोहम्मद गौरी इसे क्या करता है, खरीद लेता है। यानी कि बिकता हुआ किसके पास चला जाता है, मोहम्मद गौरी के पास जाता है। तो मोहम्मद गौरी ने इसे कुतुबुद्दीन ऐबक को यानी कि अमीर आखुर पद पर, यानी कि क्या कह सकते हैं, अमीर आखुर पद पर यानी कि शाही अस्तबल के अध्यक्ष के रूप में इसे नियुक्त किया। उसके बाद मोहम्मद गौरी से सेनापति भी बनाया था। उसके बाद मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को सेनापति भी बनाया। तो और बात करते हैं, कुछ डाउट है कि हाँ, तो उसके बाद बात करते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक को सेनापति भी बनाया। और बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार का क्या किया था, नींव डाला था। ऐसे यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक अपना जो राजधानी बनाया था, कहाँ बनाया था, लाहौर बनाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करेंगे तो कुतुब मीनार का नींव किसने डाला था, ऐबक ने। ऐसे कहा जाता है कि देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक अपने गुरु यानी कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में कुतुब मीनार का यानी कि नींव रखा था। और कुतुब मीनार के नींव रखा था, लेकिन कुछ विद्वान का कहना है कि अपने विजय के उपलक्ष्य में कुतुब मीनार को बनाया था। तो आपको जिस विद्वान का डिसाइड करना आप डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन कुछ का कहना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो कुतुब मीनार का निर्माण कराया था अपने गुरु बख्तियार काकी के याद में बनाया था। कुतुब मीनार की बात करेंगे तो ये नींव सिर्फ डाला था, लेकिन इसका जो पूरा बनाया था इल्तुतमिश पूरा किया था। कुतुब मीनार का 4 मंजिला किसने बनाया था, इल्तुतमिश। किसने बनाया था, इल्तुतमिश। लेकिन 5वां मंजिल की बात करेंगे तो फिरोज शाह तुगलक बनाया था। फिरोज शाह तुगलक बनाया था। 5वां मंजिल किसने बनाया था, क्वेश्चन पूछेगा कि कुतुब मीनार का नींव किसने डाला, कुतुबुद्दीन ऐबक। बिल्कुल सही। इसको पूरा किसने करवाया, ऐसे माना है इल्तुतमिश। लेकिन 5वां मंजिल की बात करेगा फिरोज शाह तुगलक। लेकिन फिर इसको मरम्मत करवाया था सिकंदर लोदी भी इसमें मरम्मत करवाया। क्वेश्चन आपको पूछ देगा कि इसको मरम्मत ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा तो सिकंदर लोदी को भी मारना है, मरम्मत सिकंदर लोदी भी करवाया है। ठीक है। कुतुब मीनार की बात करेंगे तो कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है 72.5 मीटर है, 72.5 मीटर है। और उसके बाद बताते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने जो क्षेत्र में यानी कि अपने एरिया में 27 मंजिला इमारत को गिराकर वहां पे कुब्बत इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था, कुब्बत इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था। देखिए ऑडियंस में दोनों गप कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यानी कि दिमाग इधर डाइवर्ट हो जाता है, नहीं गप कीजिए। हाँ ध्यान दीजिएगा। तो हम बोले कि देखिए आसपास के जो क्षेत्र था 27 मंजिला इमारत को गिरा करके वहां पे कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद बनवाया। और जो कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद है वहां पर पहले शिव का मंदिर था। किसका मंदिर था, शिव का मंदिर था। उसके बाद बात करेंगे कि देखिए उसके बाद बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने यानी कि 2.5 दिन का झोपड़ा का भी निर्माण किया। और 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, एक झोपड़ा है कि मस्जिद है, मस्जिद है। यानी कि 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया, यानी कि 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है उसका भी निर्माण कराया। और बात करेंगे देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक 2.5 दिन का झोपड़ा जो बनवाया था, जो मस्जिद था, उसके स्थान पर देखिए ये सब जो थे ना शासक, कुछ हिंदू का बना रहता था ना, वहीं पर तोड़ के बनवाते थे। तो बात करते हैं देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा या मस्जिद था, वहां पर पहले संस्कृत विश्वविद्यालय था। क्या था, संस्कृत विश्वविद्यालय। क्वेश्चन आपको पूछेगा कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है, यानी कि 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है, उस स्थान पर क्या था, तो बोला है संस्कृत विश्वविद्यालय था। क्या है, संस्कृत विश्वविद्यालय।
लेकिन कहेंगे कि कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद को बनाया 27 मंजिला आसपास के क्षेत्र को तोड़कर, तो उसके जो यानी कि उसके मटेरियल से यानी कि कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद बनाया था, तो उस स्थान पर क्या था? तो उस स्थान पर शिव के मंदिर था। क्या था? शिव भगवान के मंदिर था। लेकिन 2.5 दिन का झोपड़ा था, वहां पर संस्कृत विश्वविद्यालय था। बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, एक दिन की बात है, कुतुबुद्दीन ऐबक अपने घोड़ा से यानी कि पोलो खेलने के लिए निकले। और पोलो खेलने के लिए जब निकले तो पोलो का जो मैदान होता है सबसे बड़ा होता है पोलो का मैदान, पोलो जिसको आप चौगान कहते हैं। पोलो खेलते खेलते अचानक घोड़ा से गिर गए। अचानक घोड़ा से गिर गए तो उनका मृत्यु वहीं पर हो गया। वहां उनका मृत्यु वहीं पर हो गया। तो क्वेश्चन पूछता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु कैसे हुआ? तो चौगान खेलते या पोलो खेलते समय घोड़ा से गिरकर हो गया। उसके बाद बात करते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दफनाया गया, कहाँ दफनाया गया? आराम बाग, सॉरी बाबर के द्वारा लाहौर में अनारकली बाग में दफनाया गया था। कौन बाग में? अनारकली में, यानी कि अनारकली बाग में ही दफनाया गया था। कौन बाग में जी? अनारकली बाग में। तो अब हम कुछ क्वेश्चन अबेराइज करते हैं, ठीक है? तो अब को बोलना है जी, अब बोलिएगा, बोलना है कि यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु कब हुआ था? 1210 में हुआ था। तो कैसे हुआ था? चौगान खेलते समय। उसके बाद इनको दफनाया गया था कहाँ? लाहौर में। लाहौर में कौन बाग? अनारकली बाग। आगे बोलना है। उसके बाद उत्तराधिकारी कौन बने थे? आराम सा कितने महीने? 8 महीना शासन किए, आराम से चले गए, फिर आराम से चले गए। उसके बाद इल्तुतमिश इलवरी तुर्क थे जो फिर गद्दी पर बैठते हैं। तो आपको ही बोलना है, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ अतातुर्क के नाम से किसे जाना जाता है? अतातुर्क, मुस्तफा कमल पाशा जी। अच्छा रुक जा तू, अतातुर्क शायद मुस्तफा कमाल पाशा को कुछ और तुर्क के नाम से जाना जाता होगा। अच्छा ठीक है, यदि आप सब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है? नहीं तो नेक्स्ट डे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, और ध्यान दीजिएगा, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। गुलामों का गुलाम कहा जाता था क्योंकि इसको फ्री किया गया नहीं था, फ्री नहीं किया गया था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक भी गुलाम में था और इसका गुलाम कौन हो गया? इल्तुतमिश हो गया था। इसीलिए गुलामों का गुलाम कहा जाता है। किसे? इल्तुतमिश को। तब क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किसने किए? इल्तुतमिश। चांदी के टांका और तांबा के जितल। यानी कि क्वेश्चन पूछेगा कि टांका किसका बना रहता था? तो चांदी का। किसका बना रहता था टांका? चांदी का। और जितल किसका? तांबा का। जितल तांबा का। उसके बाद बोलना एकता प्रणाली किसने चलाया था? एकता प्रणाली। एकता प्रणाली था क्या? एकता प्रणाली था ना, 40 प्रकार के जो आदमी उसमें रहते थे ना। नहीं, वो था, जानते हैं? वो था जो बलवन समाप्त किया था, वो चालीसा दल, वो दूसरा था। लेकिन एकता प्रणाली था, जानते हैं क्या? कि जो सैनिकों का जो वेतन दिया जाता था एकता के रूप में जमीनें के दे दिया जाता था। क्या दे दिया जाता था? कि देखिए आपको नगद नहीं देंगे, पैसा के बदले में हम आपको जमीनें दे देंगे एकता के रूप में, ठीक है ना? ये होता है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि एकता प्रणाली चलाया था किसने? इल्तुतमिश। उसके बाद यानी कि 40 गुलामों के सरदारों का संगठन बनाया जो तुर्काने चेहलगानी के नाम से जाना जाता है। के बनाया था? इल्तुतमिश। लेकिन इसको समाप्त किसने किया? बलवन समाप्त किया था। उसके बाद बोलना है कि सर्वप्रथम अमीरों का दमन किसने किया था? इल्तुतमिश किया था। किसने किया था? इल्तुतमिश किया था। अब की बार डबल स्टार, जय आरएसएस जय बिहार। एक बोल रहे थे कि आरएसएस का मतलब क्या होता है, जो संघ है वो बोला है। आरएसएस वो है, संघ है। हाँ, तो हम उन सबों को बताना चाहते हैं आरएसएस जो हम नाम रखे हैं, आर से रवि, एस से शंकर, एस से सर, अपना ही नाम ही पर रखे हैं आरएसएस।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया था? दिल्ली। कहाँ स्थानांतरित किया था? दिल्ली किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने बगदाद के खलीफा को सुल्तान के यानी कि पद के यानी कि वैधानिक स्वीकृति किया था ना, कब दिया था? 1229। उसके बाद बोलिएगा इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुआ था? 1236 इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हुआ था। उसके बाद बात करेंगे इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कौन? रुकनुद्दीन फिरोज आएगा। फिर से बोलिए कुतुबुद्दीन ऐबक मरा, उसके बाद आराम शाह 8 महीना रहा, उसके बाद इल्तुतमिश आएगा। इल्तुतमिश 1236 में मर जाएगा। उसके बाद कौन आएगा? रुकनुद्दीन फिरोज आएगा। तो रुकनुद्दीन फिरोज आएगा, रुकनुद्दीन यानी कि रुकनुद्दीन फिरोज आएगा। उसके बाद ये भी ज्यादा दिन तक समय पर नहीं शासन कर पाता। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछते हैं कि रुकनुद्दीन के बाद कौन गद्दी पर बैठता है? रजिया सुल्तान। तो आपको काहे उसे कर रहे हैं? छोटू कैमरा उधर भी कर देना, बूहे चलते नहीं सामने आते हैं कि कुछ बदमाशी करे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिएगा, बदमाशी नहीं, ढेर सारा क्वेश्चन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है बोलिएगा। रजिया ने अपना शादी किससे किया था? अल्तुनिया। बचपन का दोस्त अल्तुनिया से किया था। बचपन जब क्लास में पढ़ता था ना तो उसका बचपन का प्यार था, यानी कि बचपन का दोस्त कौन था? अल्तुनिया था। चला नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिएगा। रजिया सुल्तान ने मलिक यानी कि जमालुद्दीन याकुत को यानी कि घोड़े के सरदार के रूप में नियुक्त किया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछते हैं कि रजिया की शादी किसके साथ हुआ था? अल्तुनिया के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? अल्तुनिया के साथ हुआ था। उसके बाद बोलना है रजिया की हत्या कब कर दिया गया था? डाकू के द्वारा 1240 में। रजिया की हत्या, देखिए हम रजिया पर भी अच्छे तरीके से हम कहानी रजिया सुल्तान पर भी हम अच्छी तरीके से हम कहानी बता सकते हैं, लेकिन वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्वेश्चन भी ज्यादा करने, इसलिए थोड़ा सा हम नेक्स्ट क्लास में कभी कराएंगे। तो बोलना है नेक्स्ट क्वेश्चन बोलना है कि रजिया की हत्या कब हुआ था? 1240 में। कहाँ किया गया था? कैथल के पास डाकू के द्वारा किया गया था। हाँ, उसके बाद बोलना है कि उसके बाद बहराम शाह को बंदी बनाकर हत्या उसको भी करवा दिया गया। कब किया गया था? 1242 में। बहराम शाह को हत्या कब किया गया? 1242। बहराम शाह को 1242। उसके बाद बोलना है बलवन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पदवी से हटाकर किसको सुल्तान बना दिया? नासिरुद्दीन महमूद को बना दिया था। उसके बाद आपको बोलना है कि टोपी सीकर जीवन निर्वाह कौन करता था? नासिरुद्दीन महमूद। उसके बाद आपको बोलना है बलवन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था? नासिरुद्दीन महमूद के साथ विवाह किया था। बलवन का वास्तविक नाम बोलना है जी बलवन। उसके बाद बोलना है और बोलना है कि तुर्कान चहलगानी का विनाश किसने किया था? किसने विनाश किया था? और तुर्कान चहलगानी किसने शुरू किया था? किसने शुरू किया था? इल्तुतमिश। लेकिन समाप्त किसने किया था? बलवन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बलवन का यानी कि बलवन का जो नाम था क्या था? हाँ, गयासुद्दीन बलवन भी कहीं बहाउद्दीन बलवन बड़ा नाम देता है। गयासुद्दीन बलवन भी कहीं बहाउद्दीन बलवन भी देता है। तो लेकिन नाम गद्दी जो बैठा था ना गयासुद्दीन बलवन के ही नाम से बैठा था गद्दी पर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सीरी नामक नया नगर किसने बसाया था? बलवन। यानी कि सीरी नामक नया नगर किसने बसाया था? बलवन बसाया था। उसके बाद आपको बोलना है सीधा और पैगोश प्रथा किसने शुरू किया था? सीधा और पैगोश प्रथा में था क्या ना कि उसका जो पैर है ना यानी कि उसके पैर को आप लेट के उसके पैर को चूमिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि नवरोज जो त्योहार था किसने शुरू किया था? बलवन किया था। यानी कि बलवन ने फारसी रीति की रिवाज पर आधारित कौन सा त्योहार शुरू किया था? नवरोज शुरू किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अपने विरोधियों के प्रति यानी कि
अपने विरोधी के प्रति यानी कि लौ और रथ का नीति का पालन किसने किया था? बलवान। किसने किया था? बलवान। किसने किया था? बलवान किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नासिरुद्दीन महमूद बलवान को किसकी उपाधि दिया गया उल्लू था? खां। कौन किसकी उपाधि? उल्लू खां। उल्लू खां की उपाधि किसको दिया गया था? बलवान को। किसको दिया गया था? बलवान को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बलवान के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि यानी कि अमीर खुसरो एवं कौन रहते थे? अमीर हसन। कौन रहते थे? अमीर हसन। यानी कि बलवान के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि कौन कौन रहते थे? अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, अमीर हसन, अमीर खुसरो और अमीर हसन। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बोलना है कि गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन तैमूर। तो बस होमवर्क आपको इतना ही तक दिया हुआ था। खिलजी वंश से हम अगला दिन होमवर्क देंगे, तो बार बार देखिए रिवाइज भी जरूरी है करना, ठीक है ना? तो एक आधो दिन चलाते उसके बाद हम पीछे भी कुछ रिवाइज करते हैं। तो हम आगे पूछ देते हैं कुछ। तो हम कल कहानी बोले थे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। तो कुछ क्वेश्चन हम मेराइज करते हैं, यानी कि जजिया कर सबसे पहले किसने लिया था? मोहम्मद बिन कासिम। देखिएगा एक बात बताते हैं, जजिया कर इल्तुतमिश भी लिया है बाद में, ठीक है ना? वो जजिया आते कर जाते इल्तुतमिश, लगाते गया। हाँ, लेकिन सबसे पहले जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम। कासिम। क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहले जजिया कर किससे लिया, तो क्या बोलिएगा? हिंदू से लिया। कहाँ के हिंदुओं से लिया? सिंध पर आक्रमण किया था ना जी, सिंध के हिंदू यानी कि कह सकते हैं गैर मुस्लिमों से लिया। हिंदू के मतलब गैर मुस्लिम है ना, यानी कि सबसे पहले सिंध के गैर मुस्लिमों से लिया। और यह कह के लेता था कि आप जजिया कर दीजिए, जो आपका जो देख रेख कर रहा है यानी कि मेरे सैनिक सिपाही कर रहा है, उसके बदले में आप जजिया कर दीजिए, नहीं तो मुस्लिम बन जाइए, यह कह कर लेता था। तो अब और क्वेश्चन पूछते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम की हम क्वेश्चन देखें, जैसे ये आगे हम बताएंगे ना तो उसका कहानी हम पूछेंगे ताकि आप भुतलाइएगा नहीं। तो हम अब मोहम्मद बिन कासिम के बारे में और पूछते हैं। मोहम्मद बिन कासिम की कहानी तो माइंड में बना हुआ होगा। तो हम पूछते हैं मोहम्मद बिन कासिम क्यों आक्रमण किया था सिंध पर? तो अरब के राजा अल-हज के आज्ञा पर। हाँ, उसके आज्ञा पर क्योंकि किया था। दाहिर के एरिया में जो सिंध पे जो दाहिर का शासक था वहाँ, हाँ, अफगानिस्तान। सिंध के क्षेत्रों में उसके जहाज से लूट लिया दाहिर का जाता जो था। शासन था ना सिंध प्रांत में, ठीक है ना, हिंदुशाही शासक था दाहिर। तो होता था कि अल-हजाद अरब वाले क्षेत्र के शासक अल-हजाद यहाँ से यानी कि अरब सागर से जहाज क्रॉस करता था ना, पानी वाला जहाज, तो उसमें सामान उमान रहता था, मालूल रहता था, उसको यानी कि सिंध के वासी जो समुद्री डकैती के रूप में कार्य करते थे, लूट लेता था। इसीलिए यानी कि अल-हजाद ने अपने सेनापति और अपने ही दामाद मोहम्मद बिन कासिम को वहां पर अटैक करने के लिए भेजे थे। ये पिछला वीडियो हम बताए हैं। और हम कुछ क्वेश्चन एराइज करते हैं। अब मोहम्मद गजनबी की बात करते हैं। तो हम बोलते हैं कि जी मोहम्मद गजनबी का पहला जो अटैक भारत पे हुआ था किससे किसके बीच हुआ था, बोलना है? मोहम्मद का गजनी और जयपाल के बीच हुआ। बिल्कुल सही, जयपाल के बीच हुआ था। उसके बाद जयपाल हार के भाग जाता है तो उसका पुत्र कौन आ जाता है? अनंगपाल। तो आपको ये बोलना है कि मोहम्मद गजनबी सोमनाथ मंदिर पर क्यों अटैक किया? गुजरात के शासक की सहायता देने के कारण। यानी कि गुजरात के शासक यानी कि जो शासक थे अनंतपाल को हेल्प कर रहे थे, जिसमें यानी कि मोहम्मद गजनबी खिसिया के सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया था। तो आपको ये बोलना है कि सोमनाथ मंदिर पर जब अटैक किया था, ऑडियंस की तरफ से हम पूछते हैं, सोमनाथ मंदिर पर जब अटैक किया था तो वो जो मूर्ति था किस देवता का मूर्ति था? शिव भगवान का था। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि जब मूर्ति जब लूट के ले जा रहा था, साथ में केवाड़ी भी सोना का था, उसको भी लूट के ले गया। तो हम ये नहीं पूछना चाह रहे हैं, हम पूछना ये चाह रहे हैं कि मोहम्मद गजनबी जब लूट के जा रहा था रास्ता में, तो उसको भी किसने लूट लिया? जाटों ने। छोटू कुमार बिल्कुल सही। किसने लूटा? जाटों ने लूट लिया था। छोटू कुमार भी आंसर दे रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं, जाटों ने लूट लिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बोलते हैं, अब इससे हम ज्यादा क्वेश्चन एराइज नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम यानी कि अब नेक्स्ट टॉपिक गौरी से, हम गौरी भी हम बता दिए। यदि आप
पहला वीडियो नहीं देखें तो इसलिए बोलेंगे पहला वीडियो देखें ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना होगा। तो हम पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं मोहम्मद गौरी से। मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण कहाँ हुआ था? मोहम्मद गौरी का पहला 1175 में मुल्तान पर हुआ। कहाँ हुआ था? 1175 में मुल्तान पर। लेकिन दूसरा आक्रमण जो हुआ था अहिलवाड़ में हुआ था। अहिलवाड़ में 1178 में, जिसमें गुजरात के शासक यानी कि भीमदेव द्वितीय या मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से हराया। तो ये भटिंडा के रास्ता तराइन भाग गया था हरियाणा में। तो फिर पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच में युद्ध हुआ था? मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध हो गया था। पहला तो किसने जीता? पृथ्वीराज चौहान। दूसरा किसने जीता? मोहम्मद गौरी। और उसके बाद दूसरा तो हो गया। तो हम बोलेंगे कि चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? जयचंद के बीच हुआ था। काहे कि जयचंद यानी कि तराइन के द्वितीय युद्ध में किसको साथ दिया था? गौरी के साथ दिया था। यानी कि भारतीय शासक होते हुए भी विदेशी को साथ दिया पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए। काहे कि पृथ्वीराज चौहान जयचंद में बनता नहीं था इसीलिए। लेकिन लास्ट में क्या हुआ? उसको भी हरा दिया चंदावर के युद्ध में। तो ये सब हम पूरा कहानी हम बता दिए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो पहला वीडियो आप देखिए, ठीक है। अब हम स्पीडी करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे। और हाँ ध्यान दीजिएगा, हम इसमें हम करंट अफेयर भी चला यानी कि करंट अफेयर तो चल रहा है, हम इसमें साइंस भी चलाएंगे, ठीक है। राकेश कुमार किताब को दिखाते हुए पूछते हैं कितना याद किए होंगे। तो करंट अफेयर तो बताइए। चला, अरे कम से कम ये तो हिम्मत कर रहे हैं, लेकिन मनोहर जी जो है ना वीडियो में आने ही नहीं चाह रहे हैं, उनको हिम्मत काम नहीं कर रहा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो कल कहाँ तक पूछे थे जी? 25 तक। लेकिन हम 50 तक पूछेंगे जरूर, लेकिन हम पिछला भी रिवाइज करेंगे, ठीक। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन से हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 26 नंबर करा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया था? मल्लिकार्जुन खड़गे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में किन्हें चुना गया है? मल्लिकार्जुन खड़गे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करेंगे तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1885 में हुआ था। लेकिन हम बात करेंगे वर्तमान में जो अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। उसके बाद बोलना है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? तो इसका सही आंसर हरमनप्रीत कौर। बिल्कुल सही, हरमनप्रीत कौर को प्लेयर ऑफ द मंथ किस महीना का दिया गया? सितंबर। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान मिला? यानी कि पुरुष में आप बोलना है। मोहम्मद रिजवान। बिल्कुल सही। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के? हाँ, पाकिस्तान के हैं। यानी कि सितंबर के लिए पुरुष में दिया गया मोहम्मद रिजवान को, और महिला में हरमनप्रीत कौर को। पुरुष में रिजवान और महिला में हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कितने लोगों को यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला? 3 लोगों को। कितने लोगों को? 3 लोगों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया है? गुजरात में। कहाँ लॉन्च किया है? गुजरात में। उसके बाद बोलना है कि एशिया का सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? पंजाब में किया गया। कहाँ किया गया? पंजाब। लेकिन हम ही पूछना चाहते हैं कि अर्थशास्त्र में 2022 में कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार? 3 लोगों को। तो आप बोलना है कि सितंबर महीना के लिए आईसीसी के द्वारा किसे यानी कि प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष में बोलना है? मोहम्मद रिजवान को। महिला में सितंबर के हरमनप्रीत कौर को आगे बोलना है। अर्थशास्त्र में बोले यानी कि अर्थशास्त्र में कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला? 3 लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे कि भारत यानी कि एशिया का सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में? पंजाब में किया गया। कहाँ किया गया? पंजाब में। भारत सरकार द्वारा किसे नया रक्षा सचिव के रूप में नामित किया गया है? अरमाने। देखिए, आप किसी भी एग्जाम में रिजल्ट लेना चाहते हैं तो करंट अफेयर को बहुत ज्यादा जरूरी है कि ध्यान दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा आप आओ इधर आ जाइए, ठीक है। चलो, हाँ मिला है उनको।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सार्वजनिक यानी कि सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय कैडेट फ्रेमवर्क का मसौदा किस मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया है? शिक्षा मंत्रालय। बिल्कुल सही है, शिक्षा मंत्रालय। 8 अक्टूबर 2022 को भारतीय नौसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 90वां। और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। और थल सेना दिवस 15 जनवरी। थल सेना दिवस 15 जनवरी। नौसेना दिवस 4 4 दिसंबर। दिसंबर। नौसेना दिवस 4 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है हाल ही में एलएस बिलियावस्की और मानवाधिकार संगठनों को किस क्षेत्र के लिए वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला? शांति के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? शांति के शांति के क्षेत्र में। क्षेत्र में मिला है, एलएस बिलियावस्की को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में किसे वर्ष 2022 का यानी कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला? किसे मिला है जी? एनियस। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, एनियस को। यानी एनएस कि लिखता है जी। हाँ एनॉक्स तो बोलना है कि किसे साहित्य का 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला? एनॉक्स। ऐसे दो संस्था को मिला था इसको नहीं 2022 में हाँ तो मिला होगा। दो संस्था के इसके साथ भी मिला। तीनों को मिला। तो साहित्य के क्षेत्र में जिसमें ये भी दिया हुआ है, एनॉक्स को भी मिला है और एक संस्था भी है उसको भी मिला है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एनॉक्स इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, केंद्र सरकार ने किसे नए उप चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है? तो अजय भादु। बोलना है आपको, केंद्र सरकार के नए उप चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? अजय भादु। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कितने वैज्ञानिकों को भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया? 3 भौतिक में भी 2022 में कितना? नोबेल में भी 3। यानी कि भौतिक में भी कितने लोगों को? 3 लोगों को। भौतिक के लिए 3 लोगों को, भौतिक के लिए 3 लोगों को दिया गया था, ठीक है। उसके बाद बोलना है कि अंतर, देखिए हम इसका जो जिसका भी दिया हुआ है उसका भी चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा भी वीडियो बड़ा हो जाने के लिए ना यहाँ पर मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? अध्यक्ष भारत और सह अध्यक्ष फ्रांस। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां देश अमेरिका, 101वां देश अमेरिका और 102वां देश 2 देश बना। 2 देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भारती दास। हाँ, नए लेखा महानियंत्रक यानी कि नए लेखा महानियंत्रक किसे चुना गया? भारती दास को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोलना है, नेशनल मेरीटाइम यानी कि हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में बनाया जा रहा है? गुजरात में। किसमें बनाया जा रहा है? गुजरात में। कहाँ बनाया जा रहा है? गुजरात में। लोकसभा की सीट कितना है जी? 26। कितना है जी? 26। लोकसभा की सीट कितना है? 26। प्रदेश में 29 है ना। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप भारत का पहला यानी कि ग्रीको रोमन पदक किसने जीता? साजन भनवाला। किसने जीता जी? साजन भनवाला। देखिए करंट अफेयर है ना, रटना नहीं है, बार बार पूछाएगा, रिवीजन होगा, आद हो जाएगा, रटना नहीं। कहे करंट का फिर चेंज हो जाएगा तो फिर रटिएगा तो दिक्कत है ना, इसलिए रिवीजन करते रहिए, ध्यान में रहेगा, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है। तो बोलना है आपको कि केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का नाम क्या है? भविष्य। क्या है? यानी कि पेंशन भोगी पोर्टल मिलता है भविष्य के लिए। भविष्य के लिए मिलता है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं मुकेश जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो वर्ष 2022 में स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन लगातार भारत का 6ठी बार सबसे स्वच्छ इंदौर बना? 6ठी बार क्वेश्चन पूछेगा कि स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार 6ठी बार कौन सा शहर स्वच्छ शहर बना? इंदौर कितनी बार स्वच्छ शहर बना? 6 बार। कितना बार? 6 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो केंद्रीय रिजर्व बल
यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर कौन सी बोलिएगा? नहीं, सुजोय लाल थाउसेन, यानी कि सुजोय लाल थाउसेन। आंसर कंफर्म बोलिए, सुजोय लाल थाउसेन, सुजोय लाल थाउसेन। सीआरपीएफ के जो महानिदेशक कौन बने? सुजोय लाल थाउसेन। सीआरपीएफ के स्थापना की बात करेंगे तो 1949 में 39। सीआरपीएफ की स्थापना की बात करेंगे तो 1939। सीआईएसएफ की बात करेंगे तो 1969। सीआईएसएफ के 69, लेकिन सीआरपीएफ के 1939। उसके बाद बात करेंगे एनसीसी के 1948, एनसीसी के 1948, बीएसएफ 65, एसएसबी 63, एसएसबी 63, आईटीबीपी 62, आईटीबीपी 62, असम राइफल 1835, कहीं कहीं 50 भी देता है, लेकिन याद रखना 35 है ना। हाँ, पुराना है ना। हाँ, शिलांग में उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किसे चिकित्सा के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला? तो 2022 में चिकित्सा के क्षेत्र में किसे मिला? स्वाति पावे। किसको मिला? स्वाति पावे। भौतिक में कितने लोगों को मिला था? 2022 में कितने लोगों को? 3 लोगों का। उसके बाद हाँ, उसके बाद बोलना है हाल ही में दिए गए, बिल्कुल सही बोल रहे हैं ऑडियंस के तरफ से मनोहर जी। हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को मिला जी? अपर्णा मुरली। बिल्कुल सही, मुरली जी। अपर्णा बाल मुरली को मिला है। बाल मुरली। यानी कि हाल ही में 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? अपर्णा बाल मुरली। आप भी बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो जारी वर्ष 2022 को वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? 40वां स्थान मिला। कैमा स्थान मिला? 40वां स्थान मिला। हाँ, वैश्विक नवाचार में 40। 2022 में वैश्विक नवाचार में भारत का स्थान 40। हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया? भगत सिंह। किनके नाम पर? भगत सिंह। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किनके नाम पर? भगत सिंह। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब पड़ा था? 23 मार्च 1931। नहीं याद रखेगा तो भाई 23 मार्च 1931। भगत सिंह, सु से सुखदेव, र से राजगुरु। भाई याद रखेगा, तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर है जी? 50। 50। चला बोलिएगा कि हाल ही में कौन भारत के दूसरे चीफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बने हैं? लेफ्टिनेंट अनिल चौहान। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। देखिए, सबसे पहला जो सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत, जो हवाई दुर्घटना में इनका तमिलनाडु में हुआ था ना, ध्यान हुआ था। ऐसे देखिए, जो सीडीएस थे बिपिन रावत, इनका जो जन्म हुआ था उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड के निवासी है, लेकिन हुआ था 8 दिसंबर 2021 में। तो हाँ, तो बात करेंगे इनका यानी कि जगह पर कौन है? उनके बात करेंगे कि दूसरे सीडीएस कौन बने हैं? अनिल चौहान। अब हम 50 तक पूछ लिए हैं। हम 50 तक पूछ लिए हैं। हम पिछला रिवीजन करते हैं। तो बोलना है जी, हाल ही में नेतृत्व के लिए T20 विश्व कप का ब्रांड मिस्टर कौन जीता? युवराज सिंह। 6 बॉल में 6 छक्का युवराज सिंह। उसके बाद बोलना है कि हाल ही में भारतीय मूल के ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऋषि सुनक बने हैं। कौन बने हैं? ऋषि सुनक। ऋषि सुनक का जन्म ब्रिटेन में हुआ है। ऋषि सुनक का जन्म कहाँ हुआ? ब्रिटेन में हुआ है। और ऋषि सुनक से पहले तीसरी महिला ली ट्रस्ट बनी थी। कौन बनी थी? ली ट्रस्ट से पहले जो पुरुष बने थे बोरिस जॉनसन थे, लेकिन उनका सरकार जब गिर गया तो तीसरी महिला ली ट्रस्ट बनी, लेकिन इनका भी सरकार गिर गया तो फिर ऋषि सुनक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा है उल्फ क्रिस्टरसन, यानी कि किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने? स्वीडन। उसके बाद बोलना है जी
कि इसरो ने चंद्रयान 3 कब लॉन्च 2023 लॉन्च करने की योजना बना रहा है? 2023 में। यानी कि कब 2023 2023 चंद्रयान 3 तो 3 यानी कि 23। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलना बोलिएगा कि बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं? सौरभ गांगुली। बंधन बैंक के सौरभ गांगुली। उसके बाद बोलना है कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता 16 है? अक्टूबर। 16 अक्टूबर। उसके बाद बोलना है कि बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रोजर बीसीसीआई की स्थापना 1928। बीसीसीआई की स्थापना 1928। आईसीसी के 1909। आईसीसी के 1909। बीसीसीआई के 1928। उसके बाद बोला कि बीसीसीआई के नए अध्यक्ष रोजर बिन्नी। उसके बाद आपको बोलना है जी कि अभी मुख्य न्यायाधीश यानी कि 50वें बने हैं तो कौन बने हैं? चंद्रचूड़। हाँ चंद्रचूड़ डी भाई चंद्रचूड़, बड़ा इज्जत से बोलिए चंद्रचूड़। यानी कि चंद्रचूड़ जो बने हैं कैमा बने हैं? 50वें बने हैं। उसके बाद बोलना है आपको बोलना है कि हाँ हाल ही में किस फुटबॉलर को वर्ष 2022 का बैलन डी'ओर पुरस्कार मिला है? तो करीम बेंजेमा को मिला बैलन डी'ओर पुरस्कार। करीम बेंजेमा। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, करंट के लिए। तो हम पिछला भी रिवीजन कर दिए। तो कितना टाइम हो गया जी? 7:50 जी 8 बजने वाला। तो बस आज वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर और जो नए स्टूडेंट होंगे होमवर्क आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पर दिया जाता है। आप उसमें ज्वाइन होके होमवर्क को याद कीजिए और देखिए इसमें हम सब सब्जेक्ट को बताने का कोशिश करूंगा और वो भी अच्छे तरीके से कि किस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब हम वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत। नीचे रुक जाइए हाँ।